नमस्कार। इस दिल से के प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो विश्व की सारी जो सिस्टम्स हैं उसमें ऐसा बदलाव लाने वाले हैं कि हमें आज के दिन एटलीस्ट मुझे तो मालूम नहीं कि किस किस्म का बदलाव होगा और उसका नतीजा और उसका प्रभाव हिंदुस्तान में क्या पड़ेगा, क्योंकि लोगों को एआई के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं है। और अभी हाल ही में हिंदुस्तान में एक कॉन्फ्रेंस हुई, मंडपन में विश्व के लोग आए, प्रेसिडेंट लूला आए, मैक्रोन साहब आए, दुनिया के सीईओज आए जो एआई पे काम कर रहे हैं, और कईयों ने कहा कि आप जानते तक नहीं कि क्या बदलाव आने वाला है। हम तो जानते नहीं और वो बताते नहीं कि किस किस्म का बदलाव आने वाला है और उसका प्रभाव हिंदुस्तान पे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी पे क्या प्रभाव होगा, हमारे रहन सहन पे क्या प्रभाव होगा। और जिस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इकोनॉमिक चेंज लाई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सारा चेंज आ गया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ये जो ब्रिटेन है, यूरोप है, ये अमीर लोग हो गए और फिर कॉलोनाइजेशन की वजह से इन्होंने पैसा यहाँ से लेकर खूब कमाया और उसी की वजह से डेवलप नेशन हो गए। उसके बाद कई और रेवोल्यूशंस आई, एक इंटरनेट आया, इंटरनेट के आने की वजह से गूगल आ गया, कई और कंपनीज आ गईं और उसके बाद एक नया रेवोल्यूशन मोबाइल का आया, उसमें अमेज़ॉन और बाकी कंपनीज आ गई। अब एक नया रेवोल्यूशन आने वाला है, लेकिन जितना बदलाव इंटरनेट से द्वारा हुआ, मोबाइल रेवोल्यूशन से हुआ, उससे कहीं ज़्यादा बदलाव एआई के द्वारा होने वाला है, जिसकी चर्चा भी नहीं हो रही। पार्लियामेंट में तो खैर चर्चा हो ही नहीं सकती क्योंकि ये चर्चा चाहते ही नहीं, और पार्लियामेंट के बाहर लोगों को मालूम ही नहीं कि इसका प्रभाव होने वाला है। और सभी लोग जो ख़ास तौर पे जो मैनुअल वर्कर जो हाथ से काम करते हैं वो घबरा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो भी नौकरियां हमारी हैं वो भी चली जाएं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, a very important issue that impacts and will impact the daily lives of 1.4 billion people in this country। और उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ, फिर चर्चा हम शुरू करेंगे। पहली बात तो ये है कि एआई के लिए हमें ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स की ज़रूरत है। उसकी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स का मतलब क्या है? ये यूनिट क्या करते हैं कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसके द्वारा ये इमेजेस को आपके सामने ला सकते हैं, हर किस्म की इमेजेस को आपके सामने ला सकते हैं। और इसके लिए निवेश चाहिए और उसके लिए ऊर्जा चाहिए, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी जितनी हमें हर साल चाहिए वो लगभग 7 to 30 गीगावाट्स की हमें ज़रूरत है। तो हम तो इसके बारे में सोच भी नहीं रहे, तैयारी भी नहीं कर रहे। हमारा जो हिंदुस्तान का डेटा है वो 20% है, लेकिन हमारी स्टोरेज केवल 3% है। जो R&D हम कर रहे हैं वो लगभग है ही नहीं। पिछले बजट में 2000 करोड़ दिया था, 40% खर्च हुआ। इस साल 1000 करोड़ दिया, 1000 करोड़ से क्या होने वाला है? तो ये बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसको ये समझते नहीं और समझना चाहते नहीं। ये मेरी अपनी राय है, गलत भी हो सकती है। तो हमारे पास 3 ऐसे लोग हैं जो वास्तविकता एआई की आपको बताएंगे। पहले तो गुलशन राय जी, आपका बहुत बड़ा स्वागत। यू हैव बीन a secure cyber security expert for 39 years experience in IT, in e-governance, in policy formulation, in digital security. और 2015 से 18 तक you devised the national cyber security strategies. You were the first Indian national cyber security coordinator in this country, and I've known you for so many years now. Then you were director of CERT-IN, which is the Computer Emergency Response Team. This is another unique thing that you did, and you took this forward in a very big way. This is set up by MeitY. I remember, when I was a minister. You strengthened the national incident response capability, established the national watch and alert system. So you have enormous experience in this area. Then you were the executive director of EARNet, which is the India National Knowledge Network.
and that also did extremely well. Then you are advisor to many companies, you are advisor to the Bauer Group of Asia, you are a member of the Global Board of Directors of the US-India Business Council, you are on the Global Advisory Board of Digital Threats During Conflict, which is an international body, and you have been engaged, and you've been speaking actually, you were part of the AI conference here, and you took part in a debate or in a discussion on AI-driven cyber defense, data privacy under the DPDP Act, critical infrastructure and the protection that we need. So thank you very much for being here. Ashok, thank you very much. You've, of course, been in the Foreign Service, 1978 batch, involved in multilateral diplomacy. You were posted in Belgrade, Washington earlier. Then you became CG in the Soviet Central Asia in 1990. Then you were in Uzbekistan, Tajikistan, and Turkmenistan. 1995 to 98, you were negotiating in the WTO. And then you were CG in Dubai, Deputy Ambassador to Russia, 2001 to 2005, and then, of course, Ambassador to Kazakhstan, and Deputy High Commissioner to the UK, and then, of course, landed up in New York, in the PRI, in the Permanent Mission in New York. And there you were dealing with all these cybersecurity issues. And also you're a prolific writer, I didn't know that. That's an amazing sort of talent that we have in the Foreign Service. Thank you very much for being here. राजीव बुंडानी जी, मुझे आपके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, लेकिन जब पता चला तो मैं समझ गया कि हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो हिंदुस्तान का भविष्य बदल सकते हैं. आप उन लोगों में से हैं. थैंक यू सर. आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस लीडर हैं, और बेंगलुरु में आपने 30 साल टेक्नोलॉजी पे काम किया, इनोवेशन पे काम किया, स्टार्टअप लीडरशिप पे काम किया, स्केलिंग ऑर्गेनाइजेशंस पे काम किया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस डिग्री विद पूना, and then you describe yourself as a Pahadi entrepreneur, musician, yes, ultra runner. You engage in social platforms, and of course, you are into startups and how innovation can be done. And you have unbelievable knowledge about AI, which I want you to share with the people as we discuss this. Gulshan ji, पहले आपसे पूछूंगा मैं सवाल कि ये AI की शुरुआत कब हुई और कहाँ से हुई? AI की हमने फाउंडेशन ले की थी गवर्नमेंट ने समवेयर इन 1992. अच्छा. उस वक़्त हमने UN से एक प्रोजेक्ट लिया था कॉल नॉलेज बेस्ड कंप्यूटिंग सिस्टम थे, और उसमें हमने AI के मॉडल डेवलप करने शुरू किए थे. वो प्रोग्राम हमने फाउंडेशन मॉडल डेवलप किया था. उस टाइम में LLP लार्ज लैंग्वेज मॉडल का तो था नहीं, चालू हुआ, और पूरे वर्ल्ड में इस नाम का कुछ ऐसा लार्ज LLM का नहीं था कुछ भी. वो तो उसके बाद जब गूगल सर्च इंजन आया उसके बाद सोचना चालू किया कि हमें LLM भी चाहिए होगा उसके अलावा. और हमारा फोकस उस प्रोग्राम में ये था कि हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लाए जाए. अच्छा. और हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई भी थी कि बोकारो स्टील प्लांट है, जो स्टील प्लेट्स निकलती हैं, बहुत ही हॉट निकलती हैं, एक्सपोर्ट्स भी होती हैं, उसकी क्वालिटी मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है. अच्छा. तो उसमें हमने शीट गर्म निकल के शीट आ रही है और कैमरा लगाया, पीछे पैटर्न रिकॉग्निशन लगाया, और छोटे छोटे होल्स जो होते हैं उसको होल को डिटेक्ट करता है. अच्छा. उससे एक्सपोर्ट रिजेक्ट कर दीजिए और एक्सपोर्ट अलग कर दीजिए, और बाकी जो वेस्ट अलग कर दीजिए, और जो वेस्ट होगा जिसमें क्वालिटी थोड़े होल्स ज़्यादा हैं, शीट्स में जो होल्स आते हैं, उस शीट्स को आप किसी और पर्पस के लिए कर दीजिए या रीमोल्ड कर दीजिए, रिकास्ट कर दीजिए. अच्छा. तो हमने वो एप्लीकेशन बोकारो स्टील प्लांट में लगाई थी. अच्छा. कि ये AI के द्वारा छोटे से मॉडल के द्वारा पैटर्न रिकॉग्निशन करे कि आइडल क्या है और वहाँ क्या आ रहा है, मैच करे और शीट को मार्क करे. अच्छा. ये उस वक्त AI प्रोग्राम 1992 में ये प्रोग्राम चालू हुआ था. उसके बाद ये फिर 4-5 साल चला, और उसके बाद फिर जैसा यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा बहुत रिसर्च होता रहा, बट वी डिड नॉट गो फॉरवर्ड फॉर ए structured AI program thereafter. Thereafter we didn't go. But
I mean, we laid the foundation. Who was the minister then at that point? The minister was, I think, Mr. Rao used to be there, who was an education minister also. He was a minister, and then Mr. Sindhya, who was our standing committee chairman of the electronics, he played a very leading role in getting the funds from the UN. He was a very forward-looking. Very forward. He was taking a lot of interest in IT, and that part was going on. अच्छा ये बताओ कि what is AI? Please explain to the people and how it can change our lives. AI is as you call artificial intelligence. Now, first of all, this system takes intelligence to common person there. That's what it takes its purpose. How does it do that? It has a lot of data. A lot of data is assimilate the data, and with the model called LLM, large language model, and if the video is there, then we call it VLM, video language model. It assimilates the data, analyze the data, and present the result to the ये language model बनाता कौन है? There are number of people, number of organizations in the world, but leading organizations are the Gemini, Google, Gemini. Today, the latest model is Gemini Pro. So बाहर की कंपनियां, सब बाहर की कंपनी और IP उनके पास रहता है. सब IP उनके पास. अगर मुझे आप इजाज़त दें, मैं आपको AI सिस्टम का एक स्ट्रक्चर आपको मोटे-मोटे तौर पे जी हाँ, बता दीजिए. किसी भी AI सिस्टम में प्रैक्टिकली ब्रॉडली 4 लेयर होती है. अच्छा. जो ग्राउंड लेवल 0 है, उस पे आता है वो हार्डवेयर, जहाँ NVIDIA जैसा आपने कहा, वो NVIDIA वगैरह इस टाइप के आते हैं, सैमसंग आएगा. नंबर 2 पे आता है ये जितने भी AI टूल्स हैं, LLM, डोमेन स्पेसिफिक टूल हो गए, और सारे टूल जो आते हैं, सिस्टम टूल, वो सब उसी पे आते हैं. अब हमारे आप कन्वेंशन कंपेयर करेंगे, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं सिस्टम में, ऐसे ही ये LLM, VLM वही रोल प्ले करते हैं, AI टूल ऑप्टिमाइजेशन का. थर्ड लेयर पे आता है डेटा, जो डेटा उस पर थर्ड लेयर पे डेटा आता है, और फोर्थ लेयर पे आता है ब्रॉडली एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन. अब इन सब की अपनी अपनी 6 लेयर भी हैं. अब आप देखेंगे कि इस 4 लेयर में ग्राउंड लेयर पे हम कहीं नहीं हैं, वो तो अमेरिका ही है, NVIDIA है या सैमसंग है या और जितने भी इंटेल, हम तीसरे या चौथे लेयर पे हो सकते हैं. हम सिर्फ टॉप लेयर पे. अच्छा. एप्लीकेशन लेयर पे. और हमारा एडवांटेज क्या है? वो डेटा, हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है. डेटा इस संसार में 3 लोगों के पास ही है, एक इंडिया के पास, एक अमेरिका के पास, क्योंकि वो सब डेटा वहीं ले जाते हैं. संख्या जो सबसे हमारी, हाँ, संख्या है, और चाइना, 3 के पास है. तो जो हम हैं सिर्फ टॉप लेयर पे. अच्छा. अगर आप यूएस के देखेंगे, यूएस इज प्रेजेंट अक्रॉस ऑल द 4 layers. I see. Okay, they have the NVIDIA, they have the all LLMs, VLMs, and all AI tools there, Google and all. Today we have a cloud there. तीसरा डेटा है और चौथा एप्लीकेशन है. अगर आप चाइना देखेंगे, चाइना इज एब्सेंट इन द ग्राउंड लेयर. उनके पास NVIDIA नहीं है, करेक्ट. वो ग्राउंड लेयर पे एब्सेंट है. उनका भी फोकस सेकंड लेयर पे उनके पास कुछ है. अच्छा. सोफिस्टिकेशन में अमेरिका इज द टॉप in the ground layer and the first layer system में. वो अमेरिका के, चाइना के पास थोड़ा बहुत है. अच्छा. जैसे डीप सीक उन्होंने चालू किया. डीप सीक को ग्राउंड लेयर्स की प्रॉब्लम हो गई, उनको प्रोग्राम कर नहीं पाए. चाइना सेकेंड लेयर पे है, थर्ड लेयर पे और फोर्थ लेयर पे, मीन्स एप्लीकेशन है और डेटा है, और तीसरे लेयर पे वो है. दैट्स चाइना. अब आप यूरोप देखेंगे, यूरोप जो है वो ग्राउंड लेयर पे, वो भी यूरोप नहीं है. इनके पास हार्डवेयर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सिस्टम नहीं है, क्लाउड नहीं है, कुछ नहीं है. सेकेंड लेयर पे थोड़ा बहुत उनका है, वो दैट इज स्पेसिफिक टू दी प्रोफेशनल एप्लीकेशन. डिफेंस हुआ, उनके जो प्रोफेशनल एप्लीकेशन उसी पे ही है. डेटा उनके पास नहीं है, और डेटा हमारे पास है. 3 कंट्री अलावा, और फोर्थ लेयर पे वो है. तो जो हमारा जो फोकस है, इंडिया का जो फोकस है, भारत का, वो सिर्फ टॉप लेयर पे ही है.
और वो हम जो कर रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन में भी हम ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं आईटी सर्विसेज कि अब डेटा आ गया उसको डेटा एनालाइज जैसे हम पहले करते थे, जैसे आईटी सर्विसेज बीपीओ करते थे। यस एग्जैक्टली, उसको डेटा एनालाइज कर लिया, एनालाइज करके उसको रिजल्ट दे दिए, इस टाइप का फोकस है। लेकिन एआई 1992 से आज तक बहुत वेरिएशन हो। तो इसमें निवेश कितना करना पड़ता है if you have to be at that layer, top layer that you're talking about? टॉप लेयर में निवेश तो आई मीन ये तो आईटी बीपीओ है, 10 करोड़ से भी काम हो जाता नहीं, है। मैं बात कर रहा हूँ वो तो बॉटम लेयर जिसकी बॉटम लेयर की तो मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स आज की डेट में आपको सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना है, हाँ तो 3 नैनोमीटर आपके साथ में जी हाँ, जी हाँ। इजराइल गया, जी हाँ। यूएस गया, आईबीएम में हमने देखे और इस टावर में गए। टोटल आज की प्लांट जो है वो $1 बिलियन का मिनिमम इन्वेस्टमेंट, माय गॉड, और हर साल आपको करीब करीब $2 बिलियन चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए। उसको हमारा टोटल बजट साल का 1000 करोड़ है। आप देखेंगे टीएसएमसी जो वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके अलावा इससे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई नहीं है। चाइना को देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, एंड टीएसएमसी द वर्ल्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसका साल का बजट $30 बिलियन का है। माय गॉड, वो है लॉट ऑफ। तो आपने एप्लीकेशन की बात की, तो इसीलिए चीन के पास जो रोबोटिक्स है विच इज़ एन एप्लीकेशन, उसमें इसके पास 8000 पेटेंट्स हैं। Yes, तो वहाँ से अमेरिका से भी आ गए। यस और छोटे मोटे टूल भी बनाते हैं, जो सेकंड लेयर के टूल्स हैं वो टूल भी बनाते हैं, पर लार्ज टूल अभी सक्सीड नहीं हुए। अशोक जी ये बताइए, तो बड़ी भारी कॉन्फ्रेंस हुई और बड़ी चर्चा हुई और मानव का बात हुआ, मोरालिटी एंड ऑल दैट, डेमोक्रेटाइजेशन की बात हुई, तो किस हद तक ये हम सक्सीड करेंगे इससे? साहब ऐसा है कि जब हम साइबर डिप्लोमेसी शुरू किए थे करीब 15 साल पहले, तो हमारा फोकस था कि इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे करें ये टेक्नोलॉजी को लेके। अब 2019 तक साइबर पे ध्यान रहा, फिर उसके बाद एआई आ गया, 2023 से एआई समिट शुरू हुए हैं, ये तो उसी सीरीज़ में है। तो मैं अगर आपका प्रश्न का जवाब दूं तो उसमें कहूँगा कि आज ये जो एआई समिट हुई है ये बहुत तरीके से वो 2017 में जो हमने समिट किया था ग्लोबल साइबर स्पेस पे, जी हाँ, उसी के साथ मिलता है, क्योंकि हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट में हैं। अब हमने बहुत कुछ कहा है कि हम ये कहेंगे, ये करेंगे, पैक्स से लेकर इनिशिएटिव ज्वाइन किए, लेकिन 2 मुद्दे बहुत अहम हैं इसमें। एक है डेटा सॉवरेंटी, जो हमारा डेटा है वो हमारे देश में रहे, कंट्रोल में रहे। और अभी तो एक्ट भी आ गया ना कि यही एक्ट आया, लेकिन जो खबर आती है कि डेटा बड़े कंपनीज के पास पहुंचा देते हैं या कोई देश के पास पहुंचा देते हैं भारत से बाहर, तो ये डेटा सॉवरेंटी को लेके एक बहुत मुद्दा चैलेंज है। और दूसरा है इंक्लूसिव एक्सेस टू डेटा कैसे होगा, क्योंकि हम 10 साल से देख रहे हैं कि इवन डिजिटल इंडिया, कि आपको अगर एक्सेस का सुविधाएं हो, इफ यू हैव चैलेंजेस ऑफ एक्सेस, देन इट मेक्स नो सेंस टू हैव द स्ट्रक्चर फॉर ग्रोथ यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो जैसे आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर रिसोर्सेज, अब ये जो डेटा सेंटर्स के लिए वाटर रिसोर्सेज, और सबसे ज़्यादा स्किल्ड रिसोर्सेज। और मैं सोचता हूँ कि अगर हम स्किल्ड रिसोर्सेज पे सबसे टॉप प्रायोरिटी दें अभी, then what we have discussed in the New Delhi AI Summit we may be able to achieve, but in the absence of skilled resources ये कागज पे ही रह जाएगा। तो उसके बारे में तो कोई ऐसा निवेश हो ही नहीं रहा। आप देखिए साहब कि ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस जब हम शुरू किए थे, गुलशन जी और हम गए थे लंदन 2011 में, तो उसका एक ही नतीजा निकला, और वो नतीजा था ग्लोबल स्किल कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर हॉलैंड में, द हेग में। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब उससे बजट काट दिए उसका लेकिन दैट वाज द ओनली कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर थ्रू द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस। अब एआई के लिए द रिक्वायरमेंट्स आर वेरी स्पेसिफिक, दे आर नोन, बट वी डू नॉट सीम टू हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग इन skilled resources in this at the moment. But even otherwise, the only area in which we can contribute is application, as Gulshan Raji said, or is there any other area that I think that is the focus. But in my career, I have been by chance involved with technology and diplomacy.
I was in Washington when the United States refused to sell the Cray 2 supercomputer to India. XMP-14. XMP-14. We went to Japan, they said under the instructions of United States, because we are alliance partners, we cannot sell you the NEC supercomputer. So 1988-89 it was Indian scientists working in American laboratories who came to India to discuss how to overcome this problem. And Dr. Mashelkar of our Department of Science and Technology, he was with me in my ministry, yes. He has put it on the DST website as to how this created the Param supercomputer. So this was the first example. And in the second stage, when we wanted to acquire the skilled resources and make a difference in the way we do things, it was again end of 1990s when we joined the Information Technology Agreement, because we had no manufacturing in hardware. Correct. So all our skilled resources who needed computers on which they could do coding needed the computers. That is how the government allowed zero duty. Import of computers and peripherals, for which later we were criticized. Right. But in 2000, there was nothing. And the challenge was the Y2K bug. And that was the beginning. 2000. That's the year 2000 bug. That was the beginning of the India growth story in the IT-enabled services. And the huge flow of Indian skilled personnel to the United States, to Silicon Valley. It all happened because of that. So they create all the IP, and the companies own that IP, and we are the application side. But the lesson, to answer your question, the lesson is that we have the ability, which we demonstrated in the United States, but we need the conditions to replicate the United States in India. That's right. That is the challenge. That we need freedom for our. सर मैं इसमें एक फिगर इनके ऐड करूंगा. आपने क्लाउड का. Cloud is the basic infrastructure for the AI today. Correct. The total capacity demand for the next 5 years is about 2500 gigawatt. 2500 gigawatt. That is the requirement. अच्छा. हमारे पास आज की डेट में 1200 गीगावाट है. 1.2 gigawatt, not 1200, 1.2 gigawatt. 1.2, and no, we need 2.5 gigawatt. So 2500 मेगावाट और 1200 मेगावाट हमारे पास है और हमको इतनी दूर जाना है. उसके लिए हमें सब AI टूल चाहिए होंगे, वो NVIDIA चाहिए. जी हाँ, करेक्ट. अच्छा, ये बताइए आप, बिकॉज यू आर इनटू द बिजनेस, यू आर इनटू AI, यू नो हाउ टू ट्रांसफॉर्म AI, एंड AI क्या काम करता है कि इंसान है, उसकी जो वो कर सकता है उसको AI के द्वारा मशीन कर सकती है. यही हुआ ना? जी. यही AI का मतलब हुआ ना? जी. तो आप बताइए किन किन क्षेत्र में ये हो सकता है, उसका हिंदुस्तान में क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे बदलाव आएगा हिंदुस्तान में, और कहाँ नौकरियाँ जाएंगी और कहाँ नौकरियाँ आएंगी, और हम तैयार हैं कि नहीं? सर, मैं एज ए टेक्नोलॉजिस्ट मैंने एक चीज़ देखी है, आप कभी भी किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होंगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी का काम ही है डिसरप्शन. बट जब डिसरप्शन होता है तो वो सबके लिए समान होता है. उसमें कोई ये नहीं है कि आप मुझसे बड़े हो तो आपको कम होगा, मैं आपसे छोटा हूँ तो उसमें वो भेदभाव नहीं है. इसीलिए टेक्नोलॉजी में मेरे को ऐसा भी लगता है कि एक डेमोक्रेटाइजेशन है एक्चुअली. ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने बात करी लेयर्स की, तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ. एंड बड़ा ये उदाहरण काफ़ी चल रहा है, ये मेरा खुद का नहीं है, जब मैं पढ़ रहा था इस पे बात आई कि रेफ्रिजरेटर बना. जी हाँ. जब रेफ्रिजरेटर बना, सबसे ज़्यादा पैसा उसने नहीं कमाया जिसने रेफ्रिजरेटर बनाया, सबसे ज़्यादा पैसा तो कोका कोला ने बनाया जिसने दवा की बोतलें डाली उसमें और पियो ठंडी. ठीक है, तो आपका शॉर्ट लैंग्वेज मॉडल बन रहा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बन रहा है, हमारा खुद का सॉवरेन लैंग्वेज मॉडल है जो सर्वम कर रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं, और वो हम यूज़ कर सकते हैं. काफ़ी लोग उनसे, आई नो SBI ने किया है, आई नो उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया, कल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट इज़ वर्किंग. हमारे पास एक अच्छी बात क्या है कि हमने AI करी, तो अब AI को भी थोड़ा बायफिकेट करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज AI के ऊपर भी अब बात होने लगी कि अब कौन सी AI की बात कर रहे हैं भाई. अब आप सिर्फ AI बात कर रहे हैं, AI में तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी आ रहा है, या आप एजेंटिक AI की बात कर रहे हैं. तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एजेंटिक AI की. एंड दिस इज़, हम ये बात सर आपके साथ कर रहे थे कि हम ये शो रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ 10-12 कैमरे लगे हैं, हर एंगल से आप इसको रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, फिर ये टीम बैठेगी, उसको एडिट करेगी, उसका मॉड्यूल बनाएगी और उसका फिर
आधे घंटे 45 मिनट्स का एक सॉफ्ट जो होगा उसको यूट्यूब में डाला जाएगा। मान के चलो कि आज का एजेंट के पास आपने ये सब कर दिया, उसके बाद आपने एजेंटिक एआई में डाल दिया। एजेंटिक एआई उसको पूरी तरीके से आप उसको इंग्लिश में लिख दीजिए, मेरे को ये चीज़ें, इसमें से जो इमोशनल एंगल वो हाईलाइट करिए, इसमें से ये हाईलाइट करिए और एक प्रोग्राम बना के दे दीजिए, तो एजेंटिक एआई वो प्रोग्राम बताएगा। उसके बाद आप ये बोल दीजिए कि अब एक काम और करिए, इसको हिंदुस्तान की जितनी भाषाओं में है सब में ट्रांसलेट कर दे और उसमें क्या कहते हैं सब टाइटल भी लगा दे, उसके बाद इसको ग्लोबल जितनी भाषाएं ये सब कर दे। ये सारा काम वो आपको 1 घंटे में करके दे देगा। आपके लिए एक बना बनाया सॉफ्टवेयर तो क्यों नहीं कर रहे हैं हम सर? हाँ, गुड क्वेश्चन कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आई डोंट थिंक। अच्छा, ये बताइए कैसे और क्यों नहीं? हाँ, तो सर्वम वाज एक अच्छी स्टोरी है विच वी शुड सेलिब्रेट एंड ऑल दैट, बिकॉज मैं स्टार्टअप से काफ़ी क्लोज रहता हूँ, टेक्नोलॉजी से काफ़ी क्लोज रहता हूँ, तो मुझे अच्छा खासा आइडिया है कि ग्राउंड लेवल पे काफ़ी कुछ काम हो रहा है इस चीज़ को लेके। ठीक है, देखिए सर, होता क्या है कि अगर आपके आगे चाइना खड़ा हो, अमेरिका खड़ा हो, तो इंटिमिडेटिंग लगता है, क्योंकि वो अपने जैसे एक सॉफ्टवेयर का वर्जन होता है, मानिए कि एंटरप्रेन्योरशिप का एक वर्जन होता है कि कि ठीक है यार, उनका 7-8 पे चल रहा होगा, हम 2.5 पे चल रहे होंगे, वही वाली बात हो रही है। तो आई थिंक उसको फंड करने की ज़रूरत है, उसको इनकरेज करने की ज़रूरत है। एक आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि यूनिवर्सिटीज़ में हमको, मैं एक बड़ी सीधी सी बात, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, आई वाज अ विजिटिंग फैकल्टी, वहाँ पे MBA इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में होता है। तो कुछ नहीं भी रहे होंगे, 150 स्टूडेंट को बोला गया, इनको बताइए एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, आप तो यही करते हैं, मैंने ये सब करा। मैंने कहा आपने क्यों कर रहे हैं? कहता वी वांट टू अंडरस्टैंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। तो मैंने कुछ 150 लोगों से बोला कि ये आपकी क्लास है? कहता हाँ। मैंने कहा इसमें से कितने लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? और मैं जब भी ये क्वेश्चन बोला तो लोग परसेंटेज में बोलते हैं यार 10% ने किया होगा, 20%। 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो वहाँ टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज नहीं कर सकते सर, वहाँ दिक्कत है। जैसे अभी क्यों दिक्कत क्यों है सर? हम एज ए कंट्री उस मेच्योरिटी में नहीं आए हैं। बेंगलुरु जैसी जगह में बदला है कि आप प्राइड से बोल सकते हैं कि मैं स्टार्टअप फाउंडर हूँ, बट बाकी जगह अगर बोले तो अच्छा यार नौकरी कर लेता, हाँ। या कहीं गोल्डमैन सैक्स में ही चले जाता, पहले PSU में जाते थे, फौज में जाते थे। तो वो एक वो है, वो हो रहा है, मतलब माइंडसेट, मतलब हाँ, के तो वो ना, प्रॉब्लम है। वो जो हमारा माइंडसेट है वो सिटीज़ में टूट रहा है। जैसे बेंगलोर में तो काफ़ी टूटा है, मतलब वहाँ पे हर कैफ़े, हर जगह जाएंगे, बातचीत ही कुछ और हो रही है। मतलब आई वॉज वेरी सरप्राइज कि हम लोग कवर करते हैं सारा इनोवेशन बाय टेक्नोलॉजी, बाय सेक्टर, बाय यूज केस, बाय फंक्शन, बाहर के लोग कर रहे हैं। वो कैमरा लेके कमरे में चले गए कि यहाँ देखो, यहाँ पे कोडिंग हो रही है, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी चल रही है एक्चुअली। तो ग्राउंड लेवल पे वो काम हो रहा है। बट मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ। कल ही एक ट्वीट आया है कि सैम अल्टमैन साहब बोलते हैं कि भाई हमने 100 बिलियन रेस किया है। एक प्राइवेट कंपनी बोल रही है, थैंक्स टू एनवीडिया, थैंक्स टू अमेजॉन, थैंक्स टू दिस। आपने कभी सुना है हिंदुस्तान में ये बात हो रही कि 100 बिलियन रेस किया हमने? तो हमारी तो स्टार्टअप ही खत्म हो जाती हैं बेचारी। हाँ, तो वो एक फंडिंग ही नहीं मिलती। वो एक सोच है, वो एक सोच बदलनी है अपने को, क्योंकि वो एक सोच बदलने में टाइम लगेगा। दैट्स द रीज़न अगर हम सीधा कंपैरिजन करेंगे कि हम हार्डवेयर नहीं कर पा रहे, बिकॉज बात सत्य है कि आप कोई भी मॉडल आज यूज़ कर रहे हैं ना सर, वो इतना, मैं खुद यूज़ करता हूँ, आप में से AI के थ्रू आप में से कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकता है। कल अगर मैं बोलता कि सिबल सर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप बोलेंगे यार क्यों मजाक कर रहे हो। मैं बोलूँगा सर मैं आपको $20 का एक एजेंट देता हूँ, 1600 रुपये पर मंथ में, आप ना जितनी भी आपकी वेबसाइट है 10 मिनट में बना के देगा। कहता मुझे तो लिखना ही नहीं आएगा। मैंने कहा सर अंग्रेजी में लिख दीजिए, हो जाएगा ये काम। क्या बात, ठीक है। ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट करके ये करा जा सकता है, बट वो हाईली सब्सिडाइज्ड है, बिकॉज उनको चलाने के लिए, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि एनवीडिया की इतनी बड़ी कैपेसिटी चाहिए, वो कैपेसिटी हमको भी चाहिए, और उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। वो $billions की बात कर, $8 बिलियन। $8 बिलियन। वो इन्वेस्टमेंट, वो GPU, और इट इज़ हाईली, मतलब हम जैसे सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, हाईली सस्टेनेबल। इतनी गर्मी आती है उसमें, उसको ठंडा रखने के लिए इतना वो लग जाता है। आई थिंक उस तरफ तो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे उनको एज कंप्यूटिंग बोलते हैं, कि हमने चिप में ही, ठीक है,
जैसे आपने ये आईपैड पकड़ा हुआ है, इसके अंदर ही इतनी कैपेबिलिटी की होगी, आप कुछ बोल रहे हैं आपका ट्रांसलेट करके हाथ के हाथ दे देगा, इसको सर्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है, चिप में ही इतनी इंटेलिजेंस है कि ऐसा करा जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए ये वो सुविधाएं चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो हार्डवेयर चाहिए। हाँ, तो वो एक सर वो बात हो गई एक इकोसिस्टम बनाने की। तो मैं बार बार लोगों को बोलता हूं कि चाहे आप देश हैं या आप कंपनी हैं, आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि इकोसिस्टम शुड बी अ स्ट्रैटेजी। आपको स्टार्टअप भी चाहिए, आपको अपना बिजनेस भी करना है, बिकॉज यू नो यू आर रनिंग 100 माइल्स पर आवर, वो भी स्लो नहीं कर सकते। डिसरप्शन भी आपके आगे आ रहा है। सी 2-3 दिन पहले एक रिसर्च रिपोर्ट आई एंड उन्होंने एक डूम एंड ग्लूम सिनेरियो बात कर दी हमारी क्या कहते हैं सर्विसेज कंपनी के लिए। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो बिकॉज आप बैठे बैठे वहाँ पे हम सर्विसेज चलाते हैं। मुझे याद है आज से 15 साल पहले यू नो कंप्यूटर साइंस कॉर्पोरेशन, EDS वगैरह, ये बड़ी 18 बिलियन डॉलर की जो सर्विसेज कंपनी थी, किसी ने नहीं सोचा था कि ये नहीं रहेंगी और उनकी जगह TCS ले लेगा। बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि इन सबको चलाने के लिए भी, ठीक है, एक टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए। होगा क्या कि अगर 25 लोग एक एप्लीकेशन बनाने में 1 साल लगाते थे, आज 5 लोग वही एप्लीकेशन 20 दिन में बना देंगे। तो क्या होगा? बाकी लोगों की नौकरी जाएगी? नहीं सर, पहले हम 4 एप्लीकेशन बनाते थे, अब हम 4000 बनाएंगे। ये बदलाव आएगा। वो माइंडसेट चाहिए ना। हाँ, वो माइंडसेट चाहिए, स्किल्स भी चाहिए, वो एक वो दोनों चीजें चाहिए। हाँ, वो इकोसिस्टम चाहिए। और तो, इकोसिस्टम। हाँ, तो अगर डॉक्टर साहब प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, एक लैंग्वेज में लिखना है, तो वो तो बैरियर ही खत्म हो गया ना। वही बैरियर नॉलेज के हिसाब से हो गया। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा हूं, तो मैं यही लैंग्वेज, यही एजेंट से बात करके मैं ये वेबसाइट बना सकता हूं, यही एजेंट से बात करके मैं खुद का यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता हूं। समझ रहे? वो तो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ये ऐसा हो सकता है, यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज होने चाहिए, फिर स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम ये होने बात चाहिए। आपको अच्छे से पता है। हाँ, तो ये होता ही नहीं है हमारे ये देश इकोसिस्टम में। कैसे यहाँ तो बनाया यूनिवर्सिटी ABVP और दूसरे लड़ाई होती है कि भाई कौन पावर में आए, तो वो एकेडमिक एटमॉस्फेयर। AI टूल्स तो शुरू से 4th स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड से हाउ टू यूज AI टूल टू एनालाइज दैट, Exactly. वो वहीं से चालू कर, एजुकेशन चालू। जब तक एजुकेशन सिस्टम हम चेंज नहीं करेंगे तब तक कहाँ से होगा ये। हाँ, तो सर ये बड़ी आपने अच्छी बिल्कुल काम की बात बोली है कि अगर हमको इस एरा में compete करना है, ठीक है, देखिए हर 8वां आदमी इस विश्व में हिंदुस्तानी है, आप मानो ना मानो। बिल्कुल। ठीक है ना। बड़ा और हमारी asset है, बहुत भारी। हाँ, एवरेज एज पॉपुलेशन जो अभी है 29 साल है। तो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है, हमारे पास साइज है, ठीक है, और आप जो मर्जी करिए सर, पढ़ो ना पढ़ो, गणित हर एक को समझ आता है। मेरी माँ 5वीं पास है, पढ़ो, अच्छे से हिसाब करती है घर का, ठीक है। तो आप साइंस पढ़ो ना पढ़ो, गणित को हिंदुस्तान में हर एक आदमी समझता है। आई थिंक जो आप बोल रहे हैं ना सर, वो जो एक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, वो जो इनेबलमेंट की बात कर रहे हैं, हम वो जरूरी है, वो एक रेवोल्यूशन ला सकता है। तभी हम IP क्रिएट करेंगे। जी सर, आप सब देखिए सर, आज हम 38% IT सर्विसेज इंडिया कंट्रोल करता है। जी हाँ। कैसे हुआ? इंडिपेंडेंट टाइम से हमने इंग्लिश में फोकस किया। जी हाँ। हर फैमिली कहती थी हमें इंग्लिश बच्चों को आनी चाहिए, इंग्लिश स्कूल में डालना, यहाँ डालना। वो इंग्लिश लैंग्वेज थी जो कि हमको ये आज IT सर्विसेज को 38% लेके आ गई। सो सिमिलरली टुडे वी नीड टू talk about AI kind of education. I'm not saying they should write a program there, but they should know how to use the tool to analyze the problem. हर बच्चे के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, हर क्लास टीचर उसको आप AI टूल देंगे कोई भी दे, और उसको एनालाइज करें, तो एजुकेशन AI की माइंड पे सोचना चालू करें। Therefore, investment in education is fundamental. Is a fundamental. The managing director of IMF has said that AI is hitting the global labor market like a tsunami. उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा, और ये भी कहा है that it has an overwhelming impact, और 2025 में 55,000 US में layoffs हुए। सही बोला, ये उन्होंने कहा। सही है, बिल्कुल सही है। सही है। Even our major IT companies are under tremendous pressure. ठीक है ना। हाँ, सभी कंपनीज प्रेशर। और एक मोदी ने मेरे ख्याल बोला, वन ऑफ द IT professionals who is heading a company said कि $1 billion company
can be run by one person. Yes. So That's ये correct. भी उसने कहा है. That's correct. तो if a $1 billion company can be run by one person and jobs are being laid off, तो इसका तो जो नतीजा होगा ये तो बवाल खड़ा कर देगा. ये रियलिटी है कि नहीं, इसके बारे में ये रियलिटी है सर. जैसे इसने राजीव ने बोला, हमको रीओरिएंटेशन करना पड़ेगा. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आज आप एक आईपैड जिससे आप यूज़ कर रहे हैं, आईपैड में आपका कन्वेंशनल आईटी सिस्टम है जो यूज़ कर रहे हैं. इसके ऊपर आप आज भी आना चालू हो गया. आप जेमिनी करते हैं या चैट जीपीटी लोड करते हैं या और डिफरेंट टूल लोड करते हैं. कैसे फोटोग्राफ एडिट करूं, कैसे फोटोग्राफ फोकस करूं, ये सब एआई टूल्स आप लोड करते हैं. तो ये जो प्रॉब्लम है, ये आज की एजुकेशन, आज के जितने भी नए बच्चे हैं, इंजीनियरिंग हैं, this problem of merging together, securing the entire application together, customizing them together, that we need to cultivate and educate them. Because conventional system तो हमेशा रहेंगे, legacy system रहेगा. उस जैसे Y2 की बात हुई, एमएसएस साहब ने Y2 की बात की, आपने कही, तो Y2 के हम हैंडल कर पाए क्योंकि हमारे पास वो मैन पावर था एंड वी डाइवर्टेड द मैन पावर टू हैंडल Y2 के. करेक्ट. सिमिलरली लेगेसी सिस्टम बहुत ज़्यादा है. सो अगर हम उस लेगेसी सिस्टम के साथ एआई मर्ज करें, एआई तो एम्बेड करें इसके ऊपर, दैट इटसेल्फ इज अ हुज जॉब फॉर अस. हुज जॉब फॉर अस. वी नीड टू डू. किसी भी एम्यूनिशन में होगा एआई का सिस्टम भी लगा होगा, उसके नीचे कन्वेंशनल सिस्टम भी लगा होगा. आप कोई भी ले लीजिए, रफाल ले लीजिए, कोई भी जेट ले लीजिए, F-16 ले लीजिए, F-22 ले लीजिए, F-35 ले लीजिए, सभी में कन्वेंशनल और वो सिस्टम है. उनको कस्टमाइज करना, मर्ज करना, एआई के साथ मर्ज करना, और उसकी आप सिक्योरिटी देखिए. कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती है मर्जिंग में. मर्जिंग में कन्वेंशनल को उसमें कभी भी इंटरफेस, सारी प्रॉब्लम है इंटरफेस, कॉन्फ़िगरेशन और प्रोटोकॉल. ये तीन प्रॉब्लम है हर चीज़ में. आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करना है, आपको प्रोटोकॉल मैनेज करना है और इंटरफेस मैनेज करना है एक कन्वेंशनल सिस्टम से दूसरे सिस्टम. ये हर सिस्टम में होगा. सो हमको जैसा आपने कहा, हमको रीओरिएंटेशन करना पड़ेगा, विच आवर आईटी कंपनीज आर नाउ लुकिंग टू रीओरिएंट देम. बट हम तो हिस्ट्री बदलना चाहते हैं ना, हम तो रीओरिएंट नहीं करना चाहते ना. प्रॉब्लम तो हमारी ये है. मैं आपकी बात कर रहा था, मैं एमओडी की बात करता था, हु इज द हेड ऑफ एंथ्रोपिक. उसने कहा है, डारियो एमओडी, ही सेज that AI could drive unemployment up to 10 to 20% in the next 5 years. ठीक है. अब एक और चर्चा मैं शुरुआत आपसे करूंगा. अगर आप देखोगे कि AI आया क्यों, मेरे हिसाब से जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि अगर आप यूरोप की पॉपुलेशन देखो, अमेरिका को छोड़ दो, सारी यूरोप की पॉपुलेशन देखो, जापान की पॉपुलेशन देखो, डेवलप वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखो, तो सारे लोग तो वृद्ध हैं. तो कोई बच्चे तो हैं नहीं काम करने के लिए. और दे हैव टू बी कंपेटिटिव, दे हैव टू compete with the rest of the world. How can they be competitive unless they embrace AI? That is why you can run a $1 billion company with one person. 1%. Their costs go down, the IP remains with them, right? This is another form of colonization, according to me. पहले इन्होंने इंटरनेट द्वारा कॉलोनाइज किया, फिर उन्होंने मोबाइल द्वारा कॉलोनाइज किया, अब एआई द्वारा हमें कॉलोनाइज करना चाहते हैं. और हमारे पास कोई ऐसा चारा ही नहीं है कि हम कैसे इससे निकलें, क्योंकि हम आईपी क्रिएट कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास वो इकोसिस्टम नहीं है और ना हम निवेश करते हैं. तो अगर यही बात है तो हम कॉलोनाइजेशन से कैसे बचेंगे? ये अमेरिकन ने कहा इस एआई समिट में, इंडिया मस्ट यूज द अमेरिकन एआई. अमेरिकन एआई, तो ये तो अनदर फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन है. तो हमारे देश में तो ऐसी चर्चा होती ही नहीं. But the response goes back to what he said a little earlier, which is that technology is a disruptor. Yes. तो अगर disruption is the norm, तो हमारे जो education system है उसमें ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि what you are learning today will be disrupted by the time you leave. But you should be able to respond to disruption. Yeah. The Indian mind, because it's more flexible in these matters, is able to respond to disruption by what we today call Atmanirbharta, Yeah. self-reliance. But
the capacity to respond and the support to be able to do sustain that, to be able to sustain do that. That is important. Which is why when we look at technology, अब ये स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी, हर एक के जेब में स्मार्टफोन है, इसका मतलब हर एक के जेब में कंप्यूटर आ गया. जी हाँ. लेकिन 1997 में जब ये नेगोशिएशन चल रही थी, when spectrum was put up in the negotiation, तो हमारे लोग कहते थे कि हमारा तो कोई इसमें मैंडेट ही नहीं है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री का मैंडेट है, तो आप लोग क्यों इसको ले आ रहे हैं? हम तो इस पे खूब चर्चा करते थे. तो फिर जब डॉक्टर साहब को मालूम है, जब वो कागज़ आई तो हमने उसको उस पर वी कमिटेड दैट वी विल नॉट रिस्ट्रिक्ट एनी एंट्री इनटू द इंडियन मोबाइल टेलीफोनी मार्केट. इट वाज अ लीप इन द डार्क. वी डिड नॉट नो व्हाट वुड हैपन. But you fast forward to 2026 and you see what has happened. So this is the strength of the Indian system also, that we are able to also anticipate, but we have to be supported and sustained. But we are still a service economy, Ashok ji. You look at the history of our country, इतिहास देखो ना. हाँ, तो We have always been, तभी तो हमारा GDP 54, 55, 56% सर्विस सेक्टर से आता है. How will we change that? Which is why the question which perhaps he can answer, but I would like to pose, is there was a period, a short period of time, when in the smartphone sector there were Indian companies. Yes. Why did that not evolve into Indian IP owned manufacturing units? Because why are we today? Because the entrepreneurs in India industry, it is easier to make money by serving people than to invest money for creation of wealth for India. That's right. That's the reality. Let's face it. सर मैं आपको एक दूसरा पहलू भी बताता हूँ जो हमारे एम्बेसडर साहब एक्सपर्ट हैं, इन्होंने चालू किया. आज AI रेगुलेशंस पे पूरे संसार में चर्चा हो रही है. जी हाँ. एक्सपर्ट्स हैं, नेगोशिएट किया या WTO में गए या RMATT में गए. ना आप AI सिस्टम को देखिए, जैसे मैंने 4 लेयर बताई मोटे तौर पे. कोई भी AI सिस्टम होगा वो 4 लेयर से इंटरेक्ट करता है, तभी जाके उसका आउटपुट नहीं हो पाएगा. अगर हम उसकी एथिक्स की बात करते हैं, लॉ और एथिक्स की बात करते हैं, तो मान लीजिए हमारा भारत में जो AI सिस्टम लगा वो एट ए टाइम कई AI सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा. सबसे टॉप लेयर भी, मिडिल लेयर भी, नंबर 2 लेयर भी और ग्राउंड लेयर भी, क्योंकि सभी में ऐसे जैसे राजीव ने बताया कि सब काफ़ी कुछ चिप पे हो गया. तो हम उसको हम एथिक्स की बात कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हम तो एथिक्स की बात अपनी लेयर की करेंगे, एप्लीकेशन लेयर. जी हाँ, जी हाँ. बाकी लेयर कहाँ है? वो हमारे पास है नहीं. तो वो जो हम एथिक्स पे भी हम नहीं कर पाएंगे जब तक हम पूरा फोकस नहीं करेंगे. तो वो वो कोऑपरेट भी नहीं करेंगे. कोऑपरेट भी नहीं. वो दे विल लीड इट. दे विल लीड. इट्स गोइंग टू बी. जैसे वो कहते हैं कि डेटा ठीक है आपके यहाँ हम स्टोर करेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल तो हम वहीं करेंगे क्योंकि हमारी सारी मशीनें वहाँ. Exactly. Because any AI system, AI system interact different system, and their different systems are located elsewhere. एम्बेसडर साहब ने सॉवरेनिटी की बात की, वो जगह लगा हुआ है. तो आप रेगुलेशन कैसे बनाएंगे? जी हाँ. और आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे रेगुलेशन में कि हमारा क्या, वी विल accept what they impose us, we'll do that. That's a form of colonialism, one form of yes, exactly. But this was the response when we were part of the system that was in operation till 2015, the global system. The response was that if we have this pressure on us bilaterally from the IP holder, we can always fall back on the multilateral system. Yeah. We have suddenly stopped looking at the multilateral system at all. We must be the only country which has done that, because every other country, a major country, keeps its stake in multilateral system while doing the bilateral. America also. Why does Melania Trump have to chair the UN Security Council? That is for optics. That is for optics. But the Board of Peace is again authorized by the Security Council. Donald Trump साहब तो सब चीज यूनिलैटरली करते हैं, कोई बायलैटरल भी नहीं है. मल्टीलैटरल तो छोड़ दो. लेकिन सर जिस दिन अमेरिका लीव्स द ट्रीटी, जिस दिन अमेरिका लीव्स दिस परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, उस दिन मैं मान जाऊंगा जो आप कह रहे हैं. वो कभी नहीं होने वाला. अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. वही मैंने इनसे शुरुआत की थी, और 55,000 जो ले ऑफ हुए हैं अमेरिका में. अभी हमारे अनंत नागेश्वरन साहब जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा है कि the advanced economies are facing demographic decline, जो मैंने बात की. वृद्ध लोग हैं, उन्होंने कहा है. साथ में कहा है
but AI may serve as a supplement for India. AI may serve as a supplement. So वो मान गए हैं कि we can only serve them. पोटेंशियल तो है, हाँ, ये तो मान के कि हमारा पोटेंशियल पोटेंशियल है, बट ओनली इन द सर्विस सेक्टर. Yes. साथ में कहते हैं इट इज अ स्ट्रेस टेस्ट फॉर आवर स्टेट कैपेसिटी. रैपिड uncalibrated deployment of AI may boost output but risks displacing segments of the workforce faster than the economy can absorb them. ये उन्होंने कहा है. मैं आपकी राय चाहता हूँ. सर मेरे को ना आई ऑलवेज फेल्ट टेक्नोलॉजी हैज़ ए ग्रेट लिवरेज, क्योंकि मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ. अब आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हो, आपको पढ़ने के लिए कंटेंट चाहिए तो आप एक्सेस कर सकते हो. आपसे आपका कोई जाति धर्म कुछ नहीं पूछेगा, आप पढ़ सकते हो, ठीक है. आजकल और तो मैं वो पूछते भी हैं. तो मेरे को ना टेक्नोलॉजी में वो एक खासियत दिखती है कि मैं ना, जब हम शुरू कर रहे थे तो बातचीत हो रही थी, मैंने कहा सर देखिए, एवरी टाइम समथिंग न्यू कम्स there will be an optimism and then there will be a worry कि यार it will disrupt, and AI poses that question. तो मैंने कहा देखिए सर, 50 साल पहले अगर कोई मुझे बोलता कि ना लिफ्ट चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं चाहिए होगा, ठीक है, 15 साल पहले कोई मुझे बोलता कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर नहीं होंगे, ठीक है, उसके बाद जब ये ऐप बेस्ड कैब आई तो कुछ ने बोला, सब ने बोला, मतलब इतनी हड़ताल हुई कि हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, ये कर देंगे, उबर ये कर देगा, ओला ये कर देगा. सर द अमाउंट ऑफ ड्राइवर जॉब दैट हैज हैपेंड इज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, ठीक है. एंड मुझे पता है क्यों अच्छा लगा ये, क्योंकि इसमें डेमोक्रेटाइजेशन था. कोई किसी ने कुछ नहीं पूछा, कोई अपनी टैक्सी उठाता है, काम पे लगाता है और टैक्सी चलाना शुरू कर देता है और कमाता है. मैं इतने लोगों से बात करता हूँ ट्रैवल करते हुए. मैं एआई को, देखिए सर, हर चीज़ का खतरा होता है. जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इफ़ यू डोंट पुट ए रेगुलेशन, आप एक मशीन की बात कर रहे हैं जो सोच सकती है. मैंने सिब्बल सर को बोला, मैंने कहा ये सारा का सारा प्रोग्राम करके आप किसी भी एजेंटिक एआई में डालिए, पूरा का पूरा 45 मिनट का प्रोग्राम करके स्क्रिप्शन डाल सकता है. अगर वो अपना दिमाग लगा के बोले कि सिब्बल साहब ठीक नहीं है, एक काम करता हूँ, इसमें सिब्बल साहब जो बोल रहे हैं उसकी जगह सब उल्टा उल्टा लिख देता हूँ. देयर इज नो सुपरवाइज लर्निंग, वो खुद सोच रहा है. हमने अभी तक एक एजेंटिक, बिल्कुल कर सकता है सर. हमने एआई की बात करी है, एक एजीआई सबसे बड़ी सोच अभी जो हो रही है, सोवरेनिटी की जो बात हम रेगुलेशन कैसे होगी जो आपने कहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. आई थिंक इस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा डिबेट होनी चाहिए. एजीआई जो आया है, विच इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है सर. जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं अपनी जगह हटा के एजीआई रखूंगा और आपसे वैसी बातचीत करूंगा. और मैं आप एक और बात बताऊं, मैं आपके बारे में इतना कुछ पढ़ लूंगा कि मैं वही बोलूंगा जो आपको अच्छा लगेगा. क्योंकि मेरे पास तो इमोशन है नहीं. वो तो बहुत ही डेंजरस सर, मेरे पास तो इमोशन है नहीं. और मैंने आपके बारे में पढ़ लिया, अब मेरे को मैनिपुलेट करना है. और ऐसा हुआ कि जब भी इनके पास क्वेश्चन पूछने मतलब लगे, आज के दिन जो फिजिकली मैनिपुलेट होता है वो आर्टिफिशियली भी हो सकता है. हो रहा है सर. तो क्या होता है, हो रहा है कभी भी. सो आप इनको बोलिए कि मेरे लिए एक ब्लॉग पोस्ट बना दो, तो आपको पूछेगा, डू यू वांट एग्रेसिव ब्लॉग पोस्ट, डू यू वांट ब्लॉग पोस्ट कॉन्वर्सेशनल, डू यू वांट इमोशनल, डू यू वांट टू जनरेट क्वेश्चन. सर मैं तो क्वेश्चन, आप ये बात ये नहीं है कि आप क्या पूछ रहे हैं, बात ये आप कैसे पूछ रहे हैं. It's not about what you're saying, it's how you're saying. So that means they control the regulation data, वाली जो, our data they control and they can influence in the way that they want. हाँ, तो डॉक्टर साहब जो, आप जेमिनी से पूछिए, कोई आप लीगल प्रॉब्लम डालिए, वो आपसे पूछता मैं आपको नोटिस बना दूं. वो कहता है नोटिस बना दूं, मुझे आप 4 कंडीशन बता दीजिए, मैं नोटिस बना के आपको ड्राफ्ट दे दूंगा. फिर आप उसको इम्प्रूव करते बेचारे वकील क्या करेंगे ये बताइए. बहुत अच्छी बात पूछी. तो हाँ, ये बात हुई. और इसी बात पे मैंने कहा था सर, जब जेसीबी आया तो आपको ऐसा लगा कि हर लेबरर की जॉब चली जाएगी, बिकॉज जो 15 लोग मतलब खुदाई करके मकान बनता था. तो हुआ कुछ नहीं सर, पहले 10 मकान बनते थे, अब 10,000 बन रहे हैं. अच्छा, ठीक है. तो अब होगा क्या, इसी टेक्नोलॉजी से होगा क्या कि आप बोलते थे भाई मेरी हेयरिंग है अगले हफ्ते, जरा तैयारी वारी कर, 10 लोग बैठे हुए हैं. अब आप वही काम 2 घंटे पहले बोले, मेरी हेयरिंग है, एजेंटिक है, आप ये करो, आप बाहर का डेटा लाना, आप इसका लाना. 3 एजेंट काम कर रहे होंगे, उसके ऊपर 10 लॉयर की जगह 1 लॉयर सुपरवाइज कर रहा होगा, गवर्न कर रहा होगा बेचारों का. 9 लोग बाकी 10,000 केस की तैयारी कर रहे होंगे. सर जो आपने बात बोली, ये मुश्किल है क्योंकि 10,000 केसेस होते नहीं है.
ये प्रॉब्लम है। नहीं सर, इसमें देखिए, इससे 10,000 केसेस होते नहीं। नहीं सर, इसमें यू आर राइट, ये स्केल किसी और सेक्टर में तो हो सकता है, लेकिन ये स्केल ना चार्टर्ड अकाउंटेंट के सेक्टर में हो सकता है, ना लॉयर्स के, ना डॉक्टर्स के। नहीं So, नहीं, ये सर, प्रॉब्लम। सर क्या है, 2 मिनट दीजिए डॉक्टर साहब। सर क्या है, बात वही आ गई कि 50 साल पहले अगर कोई मुझे बोलता कि मुझे लिफ्ट ऑपरेटर नहीं You are चाहिए, right, ठीक you are है, right, और 15 साल पहले, 15-20 साल पहले कोई बोलता कि यार टैक्सी चलाने के लिए अब आदमी नहीं चाहिए होंगे। हमारा आज का सोचना ये ठीक है, और आप तो लॉयर हैं, तो मैं उस मामले में तो आपसे बहस नहीं करूंगा, नहीं, बहस की ठीक बात नहीं है, बना। बट मैं टेक्नोलॉजी के मामले में आपसे बोल सकता हूँ सर कि होगा क्या, जब स्केल बढ़ता है ना, पहले 10 घर बनते थे, 10,000 घर बनेंगे तो 10,000 घर के झगड़े भी अलग वो हो हो सकता है। देखो होता क्या है ना कि अगर आपके 10,000 ऐसे केसेस हों तो वकील को पैसा भी मिलना चाहिए। हाँ, क्लाइंट पैसे की इतनी उसकी साधन भी उसके पास होना चाहिए ना, को पैसा दे, वो पैसा दे नहीं सकता। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है वकीलों के प्रोफेशन में या डॉक्टर के प्रोफेशन में। बाकी आपने घर बनाने की बात की, वो सही है। और इसीलिए नागेश्वरन साहब ने एक और बात कही, उसने कहा एवरी ईयर ऑफ डिले कंपाउंड्स द प्रेशर एंड नैरोज आवर ऑप्शंस। While millions of jobs are created annually, only a small portion of our young workforce is absorbed into productive employment due to gaps in skills and training. हाँ, so वो मेरे very सर वो valid बात statement, आई, very valid Very statement. valid statement. ecosystem उन्होंने वाली कहा बात कि आई कि addressing उस पे it काम। requires urgent investment in large scale skilling, strengthening foundational education, scaling high quality training programs and removing regulatory bottlenecks. ये बात उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में कही। उसके बारे में एक भी चर्चा न पार्लियामेंट में हुई, न बजट की कोई एलोकेशन हुई। सर देखिए, डिफेंस इक्विपमेंट हम लीजिए, 66-67% हमारा इक्विपमेंट सारा रशिया से आता है, एक जी हाँ, कंट्री से आता जी है। हाँ। वो सिस्टम जो बने हुए हैं कन्वेंशनल सिस्टम पे बने हुए हैं, अब तो एआई उसमें लगना है, जी हाँ। तो कोई उसके लिए हमें एलएलएम बनाना पड़ेगा अपना। जी हाँ। वो तो एलएलएम हम गूगल वहाँ से से ले तो नहीं नहीं सकते, लेंगे। हाँ। या क्लाउड से नहीं ले सकते, अपना ही बनाना पड़ेगा। जितनी भी आपकी डीआरडीओ लैब्स हैं उनको रीओरिएंटेशन करना जी पड़ेगा। हाँ। मैं आपको सर बताऊं कि इनका जब डीआरडीओ का रीओरिएंटेशन हो रहा था तो मुझे चीफ ने उनसे कहा कि आप एक कमेटी के हेड बन जाइए। मैंने कहा मैं बन जाऊंगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बेंगलोर में थी। पर देखिए, आप लोग इनको पहले $2 मिलियन दे दीजिए, 10 करोड़ दे दीजिए, 10 करोड़ 15 करोड़ दे दीजिए। उनसे कहिए कि एक साल में आप कम बैक विद मी ए आइडिया हाउ यू विल डू, वेयर यू विल अप्लाई दैट। तो एक साल आप उनको दे दीजिए, जो करें आप 10-15 करोड़ दे दीजिए, और एक साल के बाद ये आइडिया लेके आएंगे आपको। जी हाँ। हाउ द Huawei was created? They put $600 million at the Huawei R&D center in Gunjau. Really? They say we'll give you 1 year. I was there. फिर? But they give you 1 year. You come back with the next generation communication. And look, the 5G. They were the first one to come back with the 5G system. And आपको मालूम है इसकी जियोपॉलिटिक्स Yeah. कितनी हुई। तो हम लोग को थोड़ा सा बहुत ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। जैसे 66% जो हमारी इन्वेस्टमेंट है डिफेंस में, प्रोफेशनल में, जी हाँ। आपका एयरपोर्ट सिस्टम्स है, जी हाँ, जी हाँ। उस सब में तो एआई आएगा। जी हाँ। एक लेयर एआई की इस पे आएगी, तो हमको उस पे ट्रेन करना पड़ेगा, उस पे रिओरिएंटेशन बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी। जैसे एआई सिस्टम होगा, वो कई लेयर से इंटरेक्ट करता है, अगर उसकी सिक्योरिटी नहीं होगी जी तो हाँ। क्या होगा। सर तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है हमें एआई करने के लिए, वी आर द कंट्री हु हैज़ द, इंडिया एंड चाइना एंड अमेरिका आर द 3 countries हु हैज़ द होल्ड द मोनोपोली ऑन डेटा। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, आप बैंक में जाइए, इंश्योरेंस कंपनी में जाइए, डेटा एंटर नहीं होता। केवाईसी सरकार इतना जोर लगा रही है केवाईसी पे, मनी लॉन्ड्रिंग जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। केवाईसी नहीं है अकाउंट्स की, सिम्स की केवाईसी नहीं है, आप तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे सर। तो डेटा हमारा क्लीन नहीं है। तो हम कोई भी मॉडल करने के लिए हमें डेटा क्लीन करना पड़ेगा। और मैंने ये एक बैंक में, मैं बोर्ड में उनसे मैंने कहा कि देखिए आपका डेटा जो है, इतने कस्टमर हैं आपके पास, जितने भी यंग बच्चे हैं जो 12वीं में निकले या फर्स्ट ईयर सेकेंड में निकले, उनको आप गर्मियों की छुट्टी में आप वेकेशंस में ले आइए, गिव देम सम इंटर्नशिप, दे शुड क्लीन अप योर डेटा, दे थ्रो योर डेटा। आई मस्ट यूज टुडे AI टूल to
थ्रो मी व्हाट इज द डिफिशिएंसी गैप्स इन डेटा। हमको उस एरिया में ओरिएंटेशन करना पड़ेगा जी, मैसिव करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। हाँ, हम एआई टूल तो हमें मिल जाएगा, राजीव दे देंगे, हम ऐसा दे देंगे, पर उसको यूज करना, क्लीन करना, दैट ओनली विल हेल्प अस टू इम्प्लीमेंट एआई। अदरवाइज तो गार्बेज इन गार्बेज आउट साहब, यही सही बात। बट आई मीन यू टॉक्ड अबाउट द डिफेंस सेक्टर, उसमें मेरी थोड़ी दिलचस्पी है। ये सारे सिस्टम्स जो हैं, हमारे इक्विपमेंट्स हैं, हमारे एयरक्राफ्ट हैं, तो ये तो सारे मतलब कि अनलेस एवरीबॉडी विल बी यूजिंग एआई। यस यस, एवरीबॉडी यूजिंग और उसके लिए तो वी कांट गो अब्रॉड, वहाँ तो वील हैव टू सेट द जीपीयूज हियर। तो वो तो उसमें तो शुरुआत करो, क्योंकि दैट इज आवर सिक्योरिटी। उसमें कोई काम नहीं हो रहा आज के दिन। नहीं, ये बात भी हुई थी कि देखिए गुड ओल्ड डेज टाइम, मैं आपको 1988 की बात ले चल रहा हूँ पीछे। सरकार ने उस वक़्त VLSI डिज़ाइन पे बहुत फोकस किया था, हर जगह VLSI डिज़ाइन सेंटर बनाए थे। उसका नतीजा क्या है, आज हर सेमीकंडक्टर कंपनी जो वर्ल्ड की है, इंक्लूडिंग एनवीडिया, दे हैव द डिज़ाइन सेंटर इन इंडिया। सो हम लोग अपना एक GPU का डिज़ाइन बना सकते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम है कि हम $8 बिलियन नहीं लगा सकते हैं और हमारी कैपेसिटी भी नहीं है। TSMC कहता है कि मैं लगा दूं, आपकी डिमांड क्या है, मेरे और भी प्लांट हैं, एक्सपोर्ट है, आपका कंजम्पशन है, आपका लगेगा नहीं। तो मैं अपना एक डिज़ाइन बनाऊं जिसमें सिक्योरिटी भी करूं, अपने फंक्शंस भी करूं, और उसको ले जाके मैं TSMC से फैब्रिकेट करा लूं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जी हाँ, जी हाँ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आज हमें AI से घबराना नहीं चाहिए, वो तो रियलिटी है, आ गई। हाँ, हम उसके बिना देश भी नहीं चल सकता। नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हम उसको लेने के, उसको एक्सेप्ट करें और आगे उसको एक सोच लगाएं कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है, उसको कैपेसिटी करनी है। जैसे मैंने कहा, बोकारो में हम 1992-93 की बात करते हैं, आज भी प्रॉब्लम है। शीट जब उस वहाँ से निकल के आ रही है फर्नेस से, उसको कोई सिस्टम नहीं, सेंसर काम करेगा, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एक कैमरा टुडे आपकी डेट में बहुत अच्छे कैमरे हैं आपके पास, रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, मैग्निफिकेशन बहुत अच्छा है, वो देख ले कितना डिफेक्ट है। यू कैन रिमूव द डिफेक्ट्स इन ए वेरी वेरी प्रिसाइज मैनर। स्मॉलर डिफेक्ट, दैट इज AI, अगेन AI, मैचिंग AI, go back to AI, you can do AI will be used in every human activity in India. Yes. Right? Yeah. So therefore, Ashok ji, in the ultimate analysis, at least मेरा ये ख्याल है कि our national focus in the next 5 years should completely change. Let us move away from the economy, and the nature of the economy stands today, and prepare for a enormous shift to another era of technology. And all our focus, national focus, should be on that. ये हमारा budgetary focus होना चाहिए. What do you say? I think that's true. From the old world conventional sector, we have seen it happen in textiles, where we moved away from our textile manufacturing methods to using technology for textiles. So I would say that the allocation that we need should be in parallel with what we have, so that we seamlessly transition our population from what they are doing today to using AI with the skills they will pick up with this additional allocation that will be given. But one thing is very important in this whole enterprise, which is that, as has been said, we are minor players in the big game. So we have understandings, agreements, etc. We have to also find a way not to be so dependent that one day, in the internet age, they used to have a phrase called kill switch. One day, somebody who's your partner suddenly decides, because he doesn't like you, to shut down your entire system with a technology kill switch. Which can happen. That happened to Microsoft and Nara. ये आपने सही कहा, लेकिन मैं आपने layers की बात की ना AI में, तो I think we have to have layers in the context of our planning. जी. Start with the schools, move to the institutions, set up technology centers. Then next layer, whoever are semi-skilled, skill them, right? Then the next layer is wherever there is industry, textiles or any other industry, seamlessly move from that to AI, right?
and then have a policy framework which that becomes our national focus. सर पूरी These are the pedagogy layers. change, सारी पूरी पैडागोगी चेंज करनी पड़ेगी हाँ, आपको। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं IITs के पास। मैं अभी IITs में 21 मार्च को जाऊंगा, IIT कान बोलूंगा कि आपका इम्पैक्ट क्या होगा एजुकेशन के ऊपर। कुछ बहुत डिफरेंट होगा, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा, मेरी पैडागोगी चेंज होगी, Exactly. मेरा प्रोफेसर जो है उसको ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, मेरी सारी ओरिएंटेशन इंडस्ट्री की तरफ होगी पूरा। इट विल बी ए टोटल। That's what I'm saying. We need a absolutely monumental shift. अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से रहेगी? Ah, exactly. I mean, if you structure it out, use Then it will it. be fine. You will create more employment. more. And I'm so If you lose 50% jobs, you will create 50% jobs. And I'm so happy we are ending at a positive note because हर एक दुविधा में ना, हर एक डिस्ट्रक्शन में एक अपॉर्चुनिटी होती है और हम अच्छे से बात कर रहे हैं कि हाउ डू वी टर्न दिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी वेयर 1.4 बिलियन पीपल आर देयर एंड हाउ डू वी इंश्योर कि जो काम हमको करने में सालों लग सकते थे विद टेक्नोलॉजी वी कैन डू इट इन मंथ्स एंड वी हार्नेस इट टू आवर एडवांटेज इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हम इससे डिसरप्ट हो जाएंगे। Yeah. ठीक है ना? तो आपने जो इकोसिस्टम की बात करी, जो आपने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर बदलिए, भाई वही यूनिवर्सिटी नाउ चर्न्स आउट, हम अपना खुद का LLM बनाते हैं, हम खुद का क्या कहते हैं प्रोग्राम चेंज हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम बदल जाएगा, कंटेंट चेंज होगा। बिल्कुल कंटेंट जी। चेंज एंड आई थिंक दैट पॉजिटिविटी इसलिए मेरे को अच्छी लग रही है बिकॉज सर कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, बिल्कुल। कैपेसिटी की कमी नहीं है, अरे भाई हमारे लोग तो सब CEO हैं हर कैपेसिटी की कमी नहीं है, लोग आगे बोलते हैं। आप उठाइए ग्लोबली टॉप 100 कोई सी भी IT कंपनीज एंड ऑल दैट, सब यहीं से पढ़ के गए। बिल्कुल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करेक्ट। तो इसका मतलब हुआ कि डिसरप्ट करने के लिए आपको सड़कों के नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं वाकई में बता रहा हूँ, नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, इतिहास को चेंज करने की जरूरत नहीं है। वैसी हमें डिस्ट्रप्शन नहीं चाहिए, हमें वो डिस्ट्रप्शन चाहिए जहाँ से हिंदुस्तान आगे बढ़े, एम्प्लॉयमेंट आए, हमारी वी क्रिएट ए वेल्थ फॉर कॉमन वेल्थ फॉर द कॉमन पर्सन। ठीक है, इसी के AI का साथ तो एडवांटेज यही है, बिल्कुल। इंटेलिजेंस गोज टू ह्यूमन बीइंग। That's right. Absolutely. That's what. Absolutely. It's not reverse. The artificial intelligence for the human being. For the human being. Thank you very much, sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद।